अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC बोर्ड राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको RBSC राजस्थान बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में जो पेपर का पैटर्न आने वाला है उसका पूरा मॉडल पेपर बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, हर सवाल के साथ उसका जवाब भी बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को ढंग से सुनना है और समझना है कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस तरह के आपके सवालात आने वाले हैं। आपको बगैर अच्छी तरह से आपको पूरा वीडियो को ढंग से सुनना है और समझना है। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद, वीडियो पूरा होने के बाद अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझसे सवालात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल भी करवाऊँ और साथ में इसके सॉल्यूशन की PDF भी अवेलेबल करवाऊँ। मैं ऐसी पूरी कोशिश आपके लिए करूँगा ज़रूर, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने की भी कोशिश करूँगा। चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए मैं डायरेक्ट आपके पेपर की तरफ पहुँचता हूँ कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 2022 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 मॉडल पेपर 2022 उर्दू साहित्य। टाइम 2:45, 2 घंटे 45 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आपका ये पेपर आने वाला है। तलबा के लिए हिदायत, इसमें आपको हिदायत दी गई है। हिदायत का आपको क्या करना है, अमल करना है, उनको ध्यान में रखकर ही पेपर को हल करना है। एक तलबा तालिबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। सभी सवालात लाजमी हैं। हर सवाल का जवाब दी गई कॉपी में ही लिखें। हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर लिखें। सवालों के जवाब खुशखत लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें। हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। जिन सवालात के एक से ज़ायद हिस्से हैं उनके जवाब एक साथ ही लिखें। और आखिर में है, हर सवाल के जवाब के लिए मुकर्ररा नंबर मुंदरजा झील तरतीब के मुताबिक हैं। यानी जो भी सवालात आपको दिए गए हैं उनके नंबर उनके सामने दिए गए हैं, उन्हीं नंबरों के अकॉर्डिंग उन सवालों को हल करना है। अब आती है दूसरी काम की बात। ये जो आपका पेपर आने वाला है, इस पेपर को 4 भागों में, ठीक है, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ABCD। इन चारों भागों को आपको समझना कैसे है। पहला जो भाग है, पहला जो हिस्सा है, उसमें किस तरह के सवाल हैं। पहले सवाल में यानी पहले हिस्से में 12 सवाल आएंगे, उनके नंबर मिलेंगे 12, एक एक नंबर के सवाल आते हैं। तो ये 12 सवाल कौन से हैं, ये पहला सवाल कहलाएगा आपके लिए, और इसमें 12 सवाल उसके अंदर पूछे जाएंगे। ये 12 के 12 सवाल आपसे मारूजी सवालात हैं, यानी MCQ बेस्ड, अ सादा अली बे जिम दाल वाले ये सवालात हैं। दूसरे सवाल में आपसे पूछे जाएंगे, ये पहला हिस्सा चल रहा है, उसमें सिर्फ 6 सवाल पूछे जाएंगे और ये 6 सवाल कैसे होंगे, खाली जगह पुर करो, खाली जगह भरने वाले सवालात हैं। और तीसरी बार 12 सवाल फिर आएंगे आपके पास। उन 12 सवालों को के जवाब को छोटे छोटे देने हैं, एक ही लाइन में, एक ही सत्र में उसका जवाब देना है। इस तरह 12, 12, 24 और 6, 30 नंबर का आपका पहला हिस्सा है, जिसमें सभी सवालात बहुत ही छोटे छोटे सवालात हैं जो आपके निसाब में शामिल किताबों से लिए गए हैं। अब है हिस्सा ब यानी सेकंड सेक्शन में क्या आएगा, उसमें आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल कितने होंगे, 13 सवाल होंगे। हर सवाल के 2 नंबर होंगे, यानी इसका जो जवाब होगा कम से कम आपको 2-3 लाइन में इसका जवाब देना है। इसके आपको टोटल 26 नंबर मिलेंगे। सेक्शन C में थोड़े बड़े सवाल आएंगे, इसमें टोटल 4 सवाल आएंगे। हर सवाल के आपको 3 नंबर मिलेंगे, टोटल 12 नंबर होंगे। और चौथे सेक्शन D में आपको टोटल 3 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल का 4 नंबर आपको मिलेगा और टोटल आपको 12 नंबर इस तरह मिलने वाले हैं। इस तरह टोटल आपके 12, 6, 18 और 12, 30 और 26, 56 और 24, टोटल 80 नंबर का आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वक्त को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। सेक्शन A यानी हिस्सा अलिफ, उसमें जो 12 सवाल आपके, पहला सवाल है मंदरजा झेल मारूजी सवालात के दिए गए 4 जवाबात में से सही जवाब को अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, इनके जवाब 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, चारों में से आपको सिर्फ एक ही जवाब
सही है, जिसको आपको अपनी कॉपी में दर्ज करना है। आपको सवाल का और सवाल के नंबर को मेंशन करना है और आपको उसका जवाब देना है। सवाल नंबर 1, गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया, यानी कौन सी भाषा से गालिब ने नस्र लिखना शुरू किया था? ए फ़ारसी, बी उर्दू, सी अरबी या डी अंग्रेज़ी? इसका सही जवाब है ए फ़ारसी। पहले गालिब फ़ारसी में लिखा करते थे, बाद में आप उर्दू में आ गए। सवाल नंबर 2, उमराव जान अदा के अब्बा से अदावत रखता था। उमराव जान के जो अब्बा थे उनसे कौन दुश्मनी रखता था? ए दाऊद खान, बी अयूब खान, सी सलावत खान या डी दिलावर खान? इसका सही जवाब होगा डी दिलावर खान। दिलावर खान उनके बाप से क्या रखता था, उनके वालिद से क्या रखता था? अदावत रखता था, दुश्मनी रखता था। सवाल नंबर 3, अफसाना लम्हे का एक अहम किरदार है। रमाकांत, उमाकांत, कमलकांत या लक्ष्मीकांत? इसका सही जवाब है बी उमाकांत। कौन था? उमाकांत लम्हे के अंदर जो बस में बैठता है और बस का पूरा जायज़ा लेता है, और सुल्ताना नाम की एक औरत से उसकी क्या होती है? मुलाकात होती है, जो कि लम्हे सबक में आपको बताया गया है। सवाल नंबर 4, अहमद जमाल पाशा ने किसका ख़त लिखा है? ए वहीदुद्दीन अहमद का, बी सलीमुद्दीन अहमद का, सी कलीमुद्दीन अहमद का या डी करीमुद्दीन अहमद का? ये आपके सवाल में ये चैप्टर का नाम ही है, तो इसका सही जवाब है सी कलीमुद्दीन अहमद का। सवाल नंबर 5, आरजू लखनवी का पूरा नाम क्या है? जवाब है इसका क्या है? ए सैयद मुनव्वर हुसैन खां, बी सैयद अनवर हुसैन आरजू, ए सैयद मुनव्वर हुसैन आरजू, बी सैयद अनवर हुसैन आरजू, सी सैयद आबिद अली आरजू या डी सैयद जाहिद अली आरजू? इसका सही जवाब है, उनका पूरा नाम क्या था? बी सैयद अनवर हुसैन आरजू। सवाल नंबर 6 यानी पहले का छठा हिस्सा, ठीक है। मुइन अहसन जज़्बी कब पैदा हुए? ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1914 में या डी 1916 ईस्वी में? इसका सही जवाब है बी 1912 ईस्वी में मुइन अहसन जज़्बी की क्या हुई थी? विलादत हुई थी। ये तमाम बातें जब मैं आपको सबक पढ़ाया करता था तो सबक से पहले मैंने हर शायर के बारे में, उनके मुसन्निफ़ के बारे में, है ना, आपको मुख्तसर हवाला दिया था। उसमें आपको सब बातें मैंने बताई थी जो कि आपको याद रखनी चाहिए थी। 7वां है, सोवियत लैंड नेहरू एजाज़ किस शायर को पेश किया गया? ए जानिसार अख्तर, बी मुइन अहसन जज़्बी को, सी अल्लामा इकबाल को या डी नून मीम राशिद को? इसका सही जवाब है ए जानिसार अख्तर को सोवियत लैंड नेहरू का एजाज़ यानी सम्मान दिया गया था। सवाल 8वां, आपके निसाब में शामिल मुंदरजा झेल शुअरा में से शायरा कौन है? यानी जितनी भी गज़ल है, नज़्में हैं, जो भी हैं, सब के सब शायर हैं, लेकिन उन तमाम में एक शायरा भी हैं, एक शायरा भी हैं। कौन है? ए आरजू, बी जज़्बी, सी हाली या डी शुअरा? तो इसका सही जवाब क्या है? डी शुअरा। शफीक फ़ातिमा शुअरा, जो कि क्या है, लेडी हैं, वो शायरा हैं, शायर नहीं है। जज़्बी मुइन अहसन जज़्बी शायर हैं, आरजू लखनवी शायर हैं, हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली शायर हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9, क्लर्क की मौत किस नसरी सिन्फ से मुताल्लिक है? कौन सी सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? इसका सही जवाब क्या होगा? ए नावल, बी ड्रामा, सी कहानी या डी इंशाइया? इसका सही जवाब क्या होगा? सी कहानी। क्लर्क की मौत क्या है? कहानी है। ये एक रशियन कहानी है जिसको उर्दू में क्या किया है? तर्जुमा किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। सवाल नंबर 10, इंशाइया मरहूम की याद में मरहूम किसे कहा गया है? मरहूम किसे कहा गया है? बहुत ही खूबसूरत इंशाइया है। ए मोटरसाइकिल को, बी बाइसिकल को, सी मोटर कार को या डी ट्रक को? इस पूरे कहानी में कौन होता है? मरहूम की याद में कहानी में कौन होता है? एक साइकिल होती है जिसके ऊपर पूरा इंशाइया लिखा गया है बड़ा ही मज़ाहिया अंदाज में। तो इसका सही जवाब है बी बाइसिकल, यानी कि एक साइकिल होती है जिसके ऊपर ही पूरा इंशाइया लिखा गया है। सवाल नंबर 11, इस्तिलाही मानी में लफ्ज़ खाका किस अंग्रेज़ी लफ्ज़ का तर्जुमा है? बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कि लिखा है खाका, खाके को क्या कहते हैं? स्केच। क्या कहते हैं? स्केच। इंग्लिश में इस खाके को स्केच कहते हैं। ए स्केच, बी पेन, सी पेंसिल या डी ब्रश? तो खाका का मतलब होता है स्केच, ठीक है, फोटोग्राफी से कहा जाता है, स्केच को खाका कहा जाता है। सही जवाब है ए। सवाल नंबर 12, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? ए फ़ारसी, बी अरबी, सी यूनानी या डी तुर्की? इसका सही जवाब है बी अरबी। क्या है? अरबी, जिसका असल मतलब क्या होता है? लड़ी में मोतियों को पिरोना, या पिरोना इसका मतलब हुआ करता है। तो इस तरह आपका पहला सवाल क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। पहले सवाल में 12 सवाल थे, पहले सवाल में भी 12 सवाल थे, छोटे छोटे, सभी के एक एक नंबर आपको मिलने थे। अब है आपका दूसरा सवाल। तो इस सवाल नंबर 2 में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे
उनमें क्या करना है आपको, खाली जगह को भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हैं। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल खाली जगहों में से सही जवाब भरकर जुमला पूरा करें। सही जवाब भरना है। खाली जगह का हाल क्या पूछते हो, इस 60 बरस में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी। ये किसका हाल पूछने की बात कर रहे हैं, गर्मी का हाल। और कौन बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब ख़ात में लिखते हैं गर्मी का हाल क्या पूछते हो जनाब, 60 साल में ऐसी धूप कभी नहीं, ऐसी लू और धूप कभी नहीं देखी, ऐसी परेशानी कभी नहीं देखी। कौन कहते हैं, गालिब साहब ख़त में फरमाते हैं गर्मी का हाल क्या पूछते हो। तारीफ़ उस खुदा की शफ़ी जावेद के अफसानों का मजमुआ है। तारीफ़ उस खुदा की किसका है, शफ़ी जावेद के अफसानों का मजमुआ है, जो कि 1984 में शाया हुआ था। तीसरा है इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ़ कौन है, ख्वाजा हसन निज़ामी है। चौथा है जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए। ये आपकी गज़ल का मतलब भी है, ठीक है। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, तो खाली जगह में क्या आएगा, कातिल। पांचवा है इकबाल पंजाब के एक मशहूर शहर में पैदा हुए। किस में पैदा हुए, सियालकोट में। कहाँ पैदा हुए थे, सियालकोट में पैदा हुए थे। छठा है शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा का पहला मजमुआ हैदराबाद से शाया हुआ। कौन सा मजमुआ शाया हुआ, शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा का पहला मजमुआ आफ़ाक़े नवा हैदराबाद से शाया हुआ था। अब है सवाल नंबर 3। अब इसमें जो सवालात आपसे 12 सवाल पूछे गए हैं, वो 12 के 12 जो सवालात हैं, उन सभी के जवाब आपको एक लाइन में, एक सत्र में उसका जवाब आपको देना है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे के जवाब देने हैं। पहला सवाल है खुर्शीदुल इस्लाम कहाँ पैदा हुए। जवाब लिखेंगे खुर्शीदुल इस्लाम उमरी गांव में पैदा हुए, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा है सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है। जवाब लिखेंगे सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबेरॉय है। सिर्फ आपको ऐसा ही छोटा जवाब नहीं लिखना है, सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है, तो आप जवाब लिख दें सुरेंद्र कुमार ओबेरॉय, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरा जवाब लिखना है सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबेरॉय है, ठीक है। आप 12th क्लास में हो, आप में इतने समझ इतने शऊर तो होगा इंशाल्लाह। तीसरा है अख्तरुल ईमान की आप बीती के मुताबिक वो अपने वालिद साहब के साथ किस रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। तो जवाब लिखेंगे अख्तरुल ईमान की आप बीती के मुताबिक वो अपने वालिद साहब के साथ अब्दुल्लापुर, कहाँ उतरे थे, अब्दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जिसको कोष्टक में जमुनानगर भी उसमें लिखा हुआ है। अब्दुल्लापुर जमुनानगर में है, वहाँ पर वो उतरे थे। चौथा है आप अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम में बुता के क्या मानी है। बुता वैसे जवाब क्या लिखेंगे, बुता बुत की जमा है, बुता बुत की जमा है, लेकिन यहाँ पर बुत से मुराद है हसीन लोग। कौन से लोग, हसीन लोग, खूबसूरत लोग। पांचवा है नज़्म ज़िंदगी से डरते हो कि शायर का नाम क्या है। तो जवाब लिखेंगे नज़्म ज़िंदगी से डरते हो कि शायर का नाम नून मीम राशिद है। आपको जितनी भी नज़्म है, जितने भी असबाक, जितने भी अफसाने, जितने भी आपके सबक दिए हैं, सभी के मुसन्निफ़ के और शायर के नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे सवाल 1-2 सवाल इनसे आते ही आते हैं, ठीक है। इस बात पर आप गौर करिएगा। छठा है इब्तदाई दौर में किस शायर का तखल्लुस मलाल था। जवाब लिखेंगे इब्तदाई दौर में मोइन अहसन का तखल्लुस मलाल था, जिन्होंने आगे चलकर मोइन अहसन मलाल तखल्लुस हटाकर आपने मोइन अहसन जज्बी तखल्लुस रख लिया था, ठीक है। पहले उनका तखल्लुस क्या था, मलाल था, बाद में उन्होंने जज्बी इख्तियार कर लिया था। पांचवा है किस मुसन्निफ़ को नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। तो जवाब लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बचपन में उनका नाम क्या था, धनपत राय नाम था। क्या था, धनपत राय नाम था, इसलिए उनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। आठवां है नॉवल बेवा में बेवा औरत का नाम क्या है। तो जवाब लिखेंगे नॉवल बेवा में बेवा औरत का नाम पूर्णा है। क्या नाम उसका, पूर्णा है। 11वां देखिए अंगारे किस सिन्फ का मजमुआ है। तो आपको क्या लिखना है, जवाब क्या है इसका, पहले चल रहा था 9वां। कहानी क्लर्क की मौत में क्लर्क चेरियाकुफ ने किसके ऊपर छींक दिया था। तो जवाब क्या लिखेंगे, कहानी क्लर्क की मौत में क्लर्क ने एक सिविल जनरल था बरी जालूफ, उसके ऊपर छींक दिया था, जो कि एक अधिकारी उनको लग रहा था। 10वां है कहानी जन्मदिन के मुसन्निफ़ कौन है। जवाब कहानी जन्मदिन के मुसन्निफ़ वैकुम मोहम्मद बशीर हैं।
11वां है अंगारे किस सिन्फ का मजमुआ है, तो जवाब देंगे अंगारे कहानियों का मजमुआ है, कहानियों का संग्रह है। 12वां है नज़्म के लग़वी माने क्या हैं, तो नज़्म एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माना है मोती में पिरोना या लड़ी में मोती पिरोना। ठीक है, अब है आपका सेक्शन बी। अब जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, अब जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, तो इन सवालों के जवाब आपको थोड़े 2 से 3 मिसरों में इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि इन सभी के आपको 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए चौथा सवाल है सुकून की नींद अफसाने के आखिर में दौलतमंदों ने खुदा से क्या दुआ मांगी, तो जवाब लिखेंगे सुकून की नींद जो अफसाना था उस अफसाने में दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से ये दुआ मांगी कि ऐ खुदा तो हमसे हमारा धन दौलत रुपया सब कुछ ले ले, बस हमें क्या दे दे, सुकून के 2 पल की क्या दे दे, नींद दे दे। यही दुआ की थी उन लोगों ने, है ना। चैप्टर आपको पढ़ाया है, अगर आप ढंग से चैप्टर आपने सुना होगा, ढंग से आपने वीडियो को ढंग से देखा होगा, तो आपको छोटे छोटे सवालों के भी जवाब क्या होंगे, आराम से याद हो पाएंगे। अच्छा, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 5 है शफ़ी जावेद ने अपने अफसाने का उन्वान मैं वो क्यों रखा। ठीक है, तो इसको जवाब कैसे लिखेंगे, जवाब लिखेंगे कि इस अफसाने का मरकज़ी किरदार एक ज़ईफ़ था। क्या है, एक ज़ईफ़ था, उसे मुसन्निफ़ ने वो कहा, जबकि मुसन्निफ़ ख़ुद के लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। मुसन्निफ़ ने ख़ुद के लिए तो मैं लिखा है और जो ज़ईफ़ इंसान था उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और इस तरह उन दोनों किरदारों को मैं और वो के ज़रिए अफसाने में से क्या किया, कंप्लीट किया है, मुकम्मल किया है। अफसाने के आखिर में मैं उस बूढ़े की तरह हो जाता है, इसलिए उन्वान में मैं और वो है। अफसाना निगार दूसरे किरदार का किस्सा बयान करते हुए अंजाम के वक्त अफसाने का हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से उसका उन्वान मैं वो मानी खेज हो गया है। जो मैं था वही आखिर में जाकर वो हो गया है। ठीक है, मैं यानी मैं खुद, मैं यानी जो मुसन्निफ़ होता है वो अपना को मैं कहता है और आगे जाकर वही वो हो जाता है, इसलिए मैं और वो कहना बिल्कुल मुनासिब है इसके लिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 इकबाल मजीद कब और कहाँ पैदा हुए। इकबाल मजीद कब और कहाँ पैदा हुए, तो आप जिसका जवाब क्या लिखेंगे, आप इसका जवाब लिखेंगे इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। अब है सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 पैरोडी के फ़न पर कलीमुद्दीन अहमद के ख़यालात लिखिए। तो जवाब क्या लिखेंगे, जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे कि अहमद जमाल पाशा ने उर्दू नक्कादों की एक पैरोडी कपूर का फ़न के नाम से लिखी है। उसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़े बयान का भी चरबा उड़ाया गया है, जो बेहद पसंद किया गया था। कलीमुद्दीन साहब ने उसे पढ़कर उन ख़यालात का इजहार किया। उर्दू के लिए ये नई चीज़ है, इस फ़न को तरक्की दें। उससे अंदाज़ा होता है कि आपको मगरिबी अदब के मुताले में दिलचस्पी है। मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना। पैरोडी तो शाहकारों की होती है, ये तो कार्टून का फ़न है, उसे आप अपनी किताब में ज़रूर शामिल करें, ऐसा उन्होंने कहा था। अब है सवाल नंबर आपका 8, सवाल नंबर 8 क्या है, आरजू लखनवी के कलाम की किन्हीं दो मजमुओं के नाम लिखिए। आरजू लखनवी के जो कलाम हैं उनके 2 मजमुए, 2 संग्रहों के नाम क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। तो जवाब क्या लिखेंगे, तो जवाब आप इस तरह लिखेंगे कि आरजू लखनवी के मजमुए के नाम हैं फुगाने आरजू, जहाने आरजू, बयाने आरजू। बहुत ही इजी नाम था ना, बहुत मैंने बताया था, बहुत आसान तरीका था। आरजू के जितने भी मजमून को याद रखना बहुत ही इजी, क्योंकि सब उनके नाम से रिलेट करते थे। फुगाने आरजू, जहाने आरजू और बयाने आरजू, और भी थे सुरीली मासूरी, ये भी उनके मजमुओं के नाम हैं। आप चाहें जितने, यहाँ पर से 2 ही आपसे पूछे गए हैं, आप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगला सवाल है नज़्म गौरे गरीमा के मुताबिक ज़मीन में कैसे कैसे लोग दफन हैं। एक नज़्म आपके निसाब में दी गई है, गौरे गरीबा, ये किसके ऊपर लिखी गई है, ये एक कब्रिस्तान के ऊपर लिखी गई नज़्म है। किस पे लिखी गई है, कब्रिस्तान में लिखी गई नज़्म है। कब्रिस्तान में कैसे कैसे लोग होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो आपको क्या जवाब देना है, आपको इसका सिर्फ जवाब देना है कि ज़मीन में अमीर, गरीब, आला, अदना, शाह, फ़कीर, साहिब शुरवत, ठीक है, फ़नकार, दस्तकार और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दफन हैं।
दुनिया में बहुत से लोग, इस कब्रिस्तान में बहुत से लोग दफन होते हैं। अब है सवाल नंबर 11, नज़्म यादे नगर का मरकज़ी ख्याल लिखिए। आपके निसाब में एक नज़्म दी गई है, कौन सी है? यादे नगर। आपको क्या करना है? इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है, इसकी मॉरल एजुकेशन लिखनी है कि किस सेंटर पॉइंट पर इस नज़्म को लिखा गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप इसका जवाब कुछ ऐसे लिखेंगे, आप इसका जवाब लिखेंगे कि नज़्म यादे नगर का मरकज़ी ख्याल फसादात की कत्लो गारतगिरी है। फसाद में, फसाद होने पर जो कत्लो गारत होती है उससे किस तरह के नुकसान होते हैं, वही इसका क्या है? मरकज़ी ख्याल है। सॉरी, मैं आपको सवाल नंबर 10 पढ़ना भूल गया। सवाल नंबर 10 है, नज़्म मुल्क बेशहर व शाम में शायर अपने माजी की सुबहों को किस लिए याद करता है? उसकी ज़िंदगी की जो सुबह गुजर चुकी है उन पुरानी सुबहों को याद क्यों करता है, किस लिए याद करता है, सब बात आपको बतानी है। तो जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब कुछ ऐसे लिखेंगे, शायर अपने माजी की सुबहों को इसलिए याद करता है कि वो अलग सुबह सूरज तुलू होने से पहले एक पहाड़ पर पहुंच जाता था और वहां से सूरज को तुलू होते देखता था, है ना। उस वक्त सूरज की किरणों से जिस्म और जान में शगुफ्तगी और ताजगी महसूस होती थी, इसलिए वो माजी की सुबहों को याद करता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। अब है आपका सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, नावल बेवा के ज़रिए मुंशी प्रेमचंद ने हमें क्या पैगाम दिया है? मुंशी प्रेमचंद ने जो नावल लिखा है बेवा, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, या मुंशी प्रेमचंद ने उससे क्या तालीम देने की, क्या शिक्षा देने की उससे कोशिश की है? तो जवाब क्या लिखेंगे? जवाब को जैसे लिखेंगे, देखिए कि बेवा कहानी में एक औरत पर, बेवा कहानी में, मस्कुरा कहानी में औरत पर आलिम बीवी में घर वालों की जानिब और समाज की जानिब से जुल्म व सितम किए जाते हैं। उन्हें सब्ज़ बाग दिखाकर उनकी असमतों पर डाके डाले जाते हैं। उसका बहुत उम्दगी से इजहार किया है ना। बेवा होने पर औरत समाज में कोई वक़्त नहीं रखती, उस पर हरीस निगाहें पड़ती हैं। उसे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद ने खुद अपनी दूसरी शादी एक बाल बेवा से की थी। प्रेमचंद हिंदू समाज को खराबियों से पाक करने के लिए ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं और वो उसे सरबुलंद देखना चाहते हैं। यही उनका क्या था? मैसेज था, यही उन्होंने शिक्षा उसमें दी थी, यही पैगाम दिया था। सवाल नंबर है 13। सवाल नंबर 13 क्या है? देखिए, अफसाना निगार के जन्मदिन के वाक़यात में किस वाक़े ने आपको बेहद मुतासिर किया है? जन्मदिन का जो वाक़या है उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात कौन सी थी, ये आपको बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे? आप कुछ ऐसे लिखेंगे, इसका जवाब ऐसे लिखेंगे, इस अफसाने में सबसे मुतासिर कुन वाक़या वो है जब मुसन्निफ़ भूख से बेताब था। उसी हालत में बैंक क्लर्क कृष्णापल्ली के मुलाजिम लड़का आता है। वो मुसन्निफ़ की हालत देखकर अपने पास रखे 2 आने उस शर्त पर देने को तैयार हो जाता है कि अगले महीने घर जाने से पहले लौटा देना। मुसन्निफ़ 2 आने ले लेता है। इतने में मुसन्निफ़ का इनकलाबी दोस्त गंगाधर आ जाता है। उसने मुसन्निफ़ को बताया कि आज उसने कुछ नहीं खाया, उसके पास एक आना भी नहीं है जो कश्ती में बैठकर जलसे की सदारत करने उस पार जाऊं। मुसन्निफ़ 2 आने में से एक आना गंगाधर को देता है और एक आने में डोसा चाय मंगवाता है और दोनों डोसा खाते हैं। इस अफसाने का यह वाक़या ही सबसे मुतासिर कुन है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। मुसन्निफ़ ख़ुद भी एक इनकलाबी है और उसने अपनी भूख और ज़रूरत के साथ दूसरे की भूख और ज़रूरत को समझा। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है। ठीक है, अब है आपका सवाल नंबर 14। आपको सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन में ही इसका जवाब देना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है। सवाल नंबर 14 क्या है? आइए देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, इंशाइया मरहूम की याद में मुसन्निफ़ को मोटर देखकर क्या ख्याल आया? इंशाइया में मरहूम की याद मुसन्निफ़ को क्या, मोटर को देखकर क्या ख्याल आता है उसके जहन में, ये बात आपको बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे? मुसन्निफ़ कहता है कि जब मैं किसी मोटर कार को देखता हूँ
तो मुझे ज़माने की नासाजकारी का ख्याल ज़रूर सताने लगता है और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूँ जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम कर दी जाए, इंसानों में बराबर बराबर बांट दी जाए, ऐसी मेरी ख्वाहिश रहा करती है। ठीक है, ऐसी कौन सोचता था? मुसन्निफ़ इस बारे में सोचा करता था। आगे देखिए सवाल नंबर 15, मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब निगारी वैसे तो खत लिखने को कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप डिटेलिंग में कैसे समझाएंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, जवाब इसका, मकतूब निगारी यानी खतूत निगारी का शुमार उर्दू नस्र की अहम असनाफ में होता है। यह सिर्फ दीगर असनाफ से इसलिए मुख्तलिफ होती है कि खतूत ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उनमें ज़ाती मालूमात के अलावा सियासत, समाज, हालात हाजिरा और अदबी कारगुजारियों को भी पेश किया जाता है। यही मकतूब निगारी कहलाता है। ख़तों को लिखना ही क्या कहलाता है? मकतूब निगारी कहलाता है। सवाल नंबर 16, मतला की तारीफ़ लिखिए। गज़ल का या मसनवी का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। मतला लफ्ज़ बना है तुलू से, मतला लफ्ज़ बना है तुलू से, तुलू यानी उगना, सूरज तुलू होता है ना, तो जिस तरह सूरज तुलू होता है, तुलू से ही बना है मतला। तो जहाँ से गज़ल शुरू होती है, जहाँ से गज़ल शुरू होती है उसे ही मतला कहा जाता है। गज़ल का मसनवी का पहला शेर जो दो मिसरों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, जो कि हम रदीफ़ और हम काफ़िया हुआ करता है। आइए अब आते हैं हम अगले सवाल पर। अब है सेक्शन सी। इसमें जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उन सभी का आपको 3-3 नंबर मिलने वाले हैं। दूसरी बात, इसमें जितने भी सवाल हैं सभी में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, या क्या दिए गए हैं, या जितने भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे उनके आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आप ये कर सकते हैं या चाहे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 17 पर। मुंदरजा झेल इक़्तिबास में से किस सियाक़ो सिबाक तशरीह करें। जो भी पैसेज दिया गया है इसको पढ़ना है और इसकी तशरीह करनी है सियाक़ और सिबाक के साथ। अब पैसेज क्या है देखिए, मिलने हैं आपको 3 नंबर। गरज की अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है। रियाया की कोई रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन जो आवे, घर के घर बेचिराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं, जर्नीली बंदोबस्त याज़द है मई से आज तक, यानी शुम्बा पंजुम दिसंबर 1857 ईस्वी तक बदस्तूर है। कुछ नेको बद का हाल मुझको नहीं मालूम, बल्कि हुनूज ऐसे उमूर की तरफ हुक्काम को तवज्जो भी नहीं। देखिए अंजाम कार क्या होता है। यहाँ बाहर से अंदर कोई बग़ैर टिकट के आने नहीं पाता। तुम ज़िन्हार यहाँ का इरादा ना करना। तो सबसे पहले लिखेंगे सियाक़ो सिबाक के मंदरजा वाला इक़्तिबास हमारा निसाब के सबक मिर्ज़ा गालिब के खतूत से लिया गया है, जो कि मिर्ज़ा गालिब ने यह ख़त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखा है। फिर बाद में लिखेंगे तशरीह। क्या लिखेंगे? तशरीह। और तशरीह में ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं, ये मिर्ज़ा गालिब के जो दोनों ख़त हैं इनसे पैसेज अक्सर आता ही रहता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में आते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी तशरीह करके तो इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, मिर्ज़ा गालिब वाला जो वीडियो है मैंने इसमें अपलोड कर रखा है, आप उसे जाकर देखें। आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ को समझ पाएंगे। इसमें एक एक लफ्ज़ को आपको बहुत ज़्यादा खोल कर बताया गया है। गरज के अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। गालिब कहना है अपने मकान में बैठा हूँ, बाहर नहीं जा सकता। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, सवार होना और कहीं और जाना तो बहुत बड़ी बात है। हालात ऐसे हैं, रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में कोई है जो मेरे यहाँ मुझसे मिलने आवे। बाहर के लोग तो आ ही नहीं पाते हैं, और घर के घर क्या हो चुके हैं, बेचिराग पड़े हैं। बहुत लोग क्या हो गए, मर गए हैं। ठीक है, किसमें? उस हंगामे में। रहा ये कि कोई मेरे पास है तो आवे, कौन है जो आवे। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। सियासत कहते हैं सज़ा पाने को। ठीक है, वैसे सियासत राजनीति को भी कहते हैं। जनरली बंदोबस्त याज़द है में 1 मई से आज तक है, यानी शुम्मा पंजुम 5 दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है। कुछ नेको बद का हाल मुझको मालूम नहीं, अच्छा बुरा क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्हों जैसे उमूर की तरफ हुक्काम को भी तवज्जो नहीं है, जो हालत चल रहा है हुक्काम को भी
इसके बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए अंजाम कैसा होता है, आगे हाल कैसे रहते हैं। जो 1857 में जो संग्राम हुआ था, 1857 में जो क्या हुआ, झगड़ा हुआ था, उसके बारे में जो जो संग्राम हुआ था, जो क्रांति आई थी, जो आंदोलन हुआ था, उसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल में बताया है। ये सब बातें मैंने आपको वीडियो में बताई, वहाँ जाकर देखिए, आपको सब बातें डिटेल में जानने को मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है इसमें मुश्किल अल्फाज ज़्यादा हैं, तो अब आइए, आप दूसरा पैसेज भी आपको दिया गया है, आप चाहें तो इसे भी हल कर सकते हैं। या बीच में क्या लिखा है, या तो वो या फिर ये, कोई भी एक करें, आपको दोनों में से एक के 3 नंबर क्या है मिलने वाले हैं। शाह साहब की ज़बान से ये आरिफाना कलिमात सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत है उन आदमियों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं। बल्कि मैं दिल में शर्माया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफ़ा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पैरों का खून पिया करता हूँ। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक राय दें और मैं उनको तकलीफ़ दूँ, अगरचे दिल ने यह समझाया कि तू काटता थोड़ी है, कदम चूमता है और उन बुज़ुर्गों के कदम चूमने ही के काबिल होते हैं। लेकिन असल ये है कि उससे मेरी नदामत दूर नहीं होती और अब तक मेरे दिल में उसका अफसोस बाकी है। तो उसकी क्या लिखेंगे, पहले सियाको सिबाक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सियाको सिबाक लिखेंगे। सियाको सिबाक में क्या लिखेंगे, मंदरजा बाला इक़्तिबास। मंदरजा बाला इक़्तिबास हमारे निसाब के सबक मच्छर से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। उसके बाद लिखेंगे तशरीह, यानी इसका पैसेज का भी आपको वीडियो मिलेगा, वीडियो में ही आप उसका डिटेल में जानेंगे। यानी इस वीडियो में बताया गया है, मच्छर कहता है कि मैं शाह साहब के, पीर साहब के कदम चूमता हूँ, उनके कदमों को काटता थोड़ी हूँ। मुझे इबादत करते हैं तो मैं सिर्फ कदम चूमा करता हूँ, मैं कोई उनके पैरों पर काटता नहीं हूँ। इस बात को उन्होंने पूरा वसात के साथ पेश किया। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, अगर आप इसको एज इट इज़ भी थोड़ा बहुत लाइनों को घुमा फिरा के लिखेंगे तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 18। अब आप 12वीं क्लास में हैं तो आपको अंदाज़ा होगा आपका शऊर कितना, आपकी समझ कितनी है। आपकी समझ आपके शऊर को देखकर ही इसको माना जाएगा। सवाल नंबर 18, अफसाना बिजुका का खुलासा लिखिए। तो खुलासा वाला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, आप उसको जाकर देखें। बिल्कुल 3-4 मिनट का वीडियो है, बहुत आसानी से, कि एक होरी जो कि प्रेमचंद का जो अफसाना है, प्रेमचंद का जो नावल है गौदान, उसमें जो एक किरदार होता है होरी, उसी होरी को वापस इस्तेमाल किया गया है। उसका एक खेत होता है और खेत में एक बीजूका लगाया जाता है और बीजूका एक दिन क्या होता है, उस बीजूका में जान आ जाती है और वो भी अपना हिस्सा मांगता है। और एंड में जाकर ये बात वो बुज़ुर्ग जो होरी होता है वो कह देता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे यहाँ पर बीजूका बनाकर टांग देना, बीजूका बनाकर लटका देना, लेकिन किसी दूसरे बीजूका को वापस खेत में मत लगाना क्योंकि वो जिंदा हो जाता है और इसमें जान आ जाती है। इस तरह का कुछ अलामती एक अफसाना तैयार किया गया है। इसका पूरा खुलासा मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, आप ढंग से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप सबक जर्द पत्तों की बहार का खुलासा भी आप लिख सकते हैं। अब ये सबक आपने पढ़ रखा है तो इसलिए हर एक बात आपको बताना मुनासिब नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। सवाल नंबर 19, मंदरजा झेल बंद की मैं सिया को सिबाक तशरीह कीजिए। जो बंद दिया गया है इस पूरे बंद की क्या करनी है, आपको तशरीह करनी है। खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, उस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख, जफा देख, बेताब न हो मारकाए बी मुरजा देख। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसकी तशरीह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सियाको सिबाक लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी तशरीह लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि मंदरजा बाला बंद हमारे निसाब की नज़्म रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है से लिया गया है। इसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी तशरीह करनी है। क्या करनी है, इसकी तशरीह करनी है। तशरीह में क्या लिखेंगे, इस बंद में इकबाल फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर पहुँचने पर रूह अर्जी ज़मीन की रूह कहती है कि ए इंसान अपनी आंखें खोल, ये तेरे सामने ज़मीन, आसमान और खूबसूरत फ़िज़ा है, उन पर नज़र डाल और ये देख कि मशरिक़ की जानिब से सूरज तुलू हो रहा है। ये नज़ारा काबिल दीद है, उस पर नज़र डालते ही उस ज़ात का ख्याल तेरे दिल में आएगा ज़रूर जिसने ये सब कुछ बनाया है। तो उन नज़ारों में से उस कुदरत हकीकी का जलवा देखेगा। तो उस महबूब हकीकी यानी खुदा से जुदा होकर तू यहाँ आया है तो ये तेरे लिए सितम है, जफा है, ये ज़िंदगी तेरे लिए जुदाई का ज़माना है। तो तुझे सब्र से काम लेना होगा, सब्र से काम लेना चाहिए और खौफ और उम्मीद का ये मौका देखना
देखना होगा जो बगैर चाह कर भी नहीं रह सकता। इस बंद में शायर ने इंसान को कुदरत रब्बानी के, कुदरत खुदाई के हसीन जलवे को देखकर महबूब हकीकी को पहचानने का दर्स दिया है, ऐसी तालीम दी है। और अगर आपको लगता है ये बंद मुश्किल है तो आप उस बंद को छोड़ सकते हैं और नीचे दो अशार दिए गए हैं, उन दोनों की अलग अलग तशरीह आप कर सकते हैं। ठीक है, डेट नंबर दोनों के आपको फिर मिलेंगे इस तरह। ठीक है, मंदरजा झेल गज़ल के अशार के मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। पहला है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी सियाक व सिबाक लिखेंगे। मंदरजा वाला अशार हमारे निसाब की गज़ल से लिया गया है। इस गज़ल के लिखने वाले, इस गज़ल के शायर आरजू लखनवी हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, उसकी तशरीह करनी है कि अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी। अव्वल शब के रात की जब शुरू हुई थी, रात जब शुरू हुई थी तो शमा भी थी और परवाना भी था, लेकिन रात के आखिर होते होते जैसे रात ख़त्म होती जाती है, ख़त्म था ये अफसाना भी। धीरे धीरे शमा भी ख़त्म होती जाती है, मोमबत्ती भी बुझ जाती है, शमा भी ख़त्म हो जाती है और परवाना भी उस शमा में जलकर क्या हो जाता है, अपना वजूद ख़त्म कर लेता है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने गज़ल वाला वीडियो अपलोड किया है, आप उसमें जाकर इस वीडियो को, इस शेर को आसानी से समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। या फिर आप दूसरा शेर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। दूसरा शेर है कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। ये किसका शेर है, ये जानिसार अख्तर का शेर है और उनकी गज़ल का जो मतलब का जो शेर था, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है ना, उस शेर का है। तो आप इसका लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सियाक व सिबाक लिखेंगे कि मंदरजा वाला अशार नज़्म की गज़ल हमारे निसाब की गज़ल से लिया गया है, जिसके शायर कौन है, आरजू लखनवी हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी तशरीह लिखेंगे कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है, तो क्या ही बुरा हो कि अगर ये अफवाह उड़ा दी जाए कि हमने इंसानों का दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है। ये बात वैसे पॉलिटिशियंस के लिए कही गई है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल में इसकी वजाहत जाननी है, इसकी तफसीर जाननी है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप आरजू लखनवी की वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है सवाल आपका, सवाल नंबर 20, नज़्म गौरे गरीबा का खुलासा लिखिए। नज़्म गौरे गरीबा का खुलासा लिखिए। आपको उस गौरे गरीबा का खुलासा लिखना है। पूरी नज़्म में क्या बात बताई गई है, कब्रिस्तान में किस तरह के लोग दफन होते हैं, किस तरह बड़े बड़े लोग, नामवर लोग, बहुत पहुँचे हुए लोग जो दुनिया में बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, एक दिन उनको भी उस कब्रिस्तान में आकर दफन होना ही होता है। यही बात इस नज़्म में आपको बताई गई है। ये एक इंग्लिश का नज़्म का बंद है, जिसको क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो उसको इंग्लिश वाले को तर्जुमा करके उर्दू में हू बहू इसको तर्जुमा किया गया है और आपको यहाँ पर क्या किया गया है, पेश किया गया है। ठीक है, गौरे गरीबा के नाम से इसको पेश किया गया है। नज़्म तबा तबाई की ये नज़्म है जिसको यहाँ पर पेश किया गया है। और पूरा वीडियो देखें, पूरा खुलासा क्या है, जो मैंने नज़्म वाला वीडियो देखा है आप उसको आराम से सुने और समझें। अगर आपको ये भारी लगता है, मुश्किल लगता है, तो आप इसकी जगह दूसरा नज़्म भी चुन सकते हैं। नज़्म मुल्क बेस शहर व शाम का खुलासा लिखिए। एक नज़्म है, नज़्म बेस शहर मुल्क एक नज़्म है मुल्क बे शहरो शाम। ठीक है, उसका आपको क्या लिखना है, खुलासा लिखना है। ठीक है, शायर कहता है कि एक वक्त था जब वो सुबह सुबह जल्दी उठता था और सूरज जब तुलू होता था तो सूरज के तुलू होने से पहले उस पहाड़ी पर पहुंच जाता था। जब शाम का वक्त होता था तो वो झील किनारे जाता था और जब सूरज के डूबने का वक्त आता था तो झील किनारे अपने पाँव को झील में डालकर पैरों से पानी को हिलाता रहता था और इंतज़ार करता था सूरज के डूबने का, यानी सूरज गुरूब होने का, सूरज तुलू होने को वो कंटिन्यू देखा करता था। एक ऐसा उसका वक्त गुजरा था। लेकिन आज दुनिया की भाग दौड़ में, दुनिया के कामकाज में इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है कि अब वो इन चीज़ों को, कुदरत की इन खूबसूरती को देखने से भी क्या रह गया है, महरूम रह गया है। कुछ इस तरह की इसमें बात आपको बताई गई है। अमीक हनफी की ये नज़्म है, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। ठीक है, नज़्म का वीडियो देखें, आप उसको सुने और आप इसका खुलासा अपने मन से लिखें, यही आपके लिए बेहतर है। अब आता है सेक्शन डी, यानी सबसे आखिर वाला हिस्सा,
इसमें आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछे गए हैं और तीनों सवालों का ऑप्शन है, 4-4 नंबर के तीनों सवाल हैं, ठीक है। और तीनों ही सवाल में क्या है आपके लिए या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो पहला कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा कर सकते हैं। नोट, मंदरजा झेल तफसीली सवालात के जवाब तकरीबन 250 अल्फाज में 250 अल्फाज में लिखिए। 21वां है सवाल, बलवंत सिंह की सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालिए, या अख्तरुल ईमान की सवाने हयात और तर्ज तहरीर पर रोशनी डालिए। या तो आपको बलवंत सिंह की तर्ज तहरीर लिखनी है या अख्तरुल ईमान की सवाने हयात लिखनी है। दोनों में से जो आपको बेहतर लगता हो, जो आपको इजीली याद हो चुका हो, जो आपको याद हो, आप कोई भी एक की सवाने या उनकी तर्ज तहरीर लिख सकते हैं, उनकी मुख्तसर उनकी हालात ज़िंदगी लिख सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की ये सवाल थोड़े तफसीली हैं, बड़े हैं, और सबक शुरू होने से पहले मैं उनकी शायर का हवाला दिया करता था, शायर के बारे में उनका मुख्तसर तारुफ दिया करता था, वही तारुफ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप चाहें तो बलवंत सिंह का लिख सकते हैं, चाहे तो अख्तरुल ईमान का लिख सकते हैं। इन सभी के वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको इजीली जाकर लिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढेंगे तो आपको एक एक वीडियो बड़ा इजीली मिल जाएगा। आप आराम से उनको देखें, सुने, समझें और उनके जवाब दें, ठीक है। अब है सवाल नंबर 22, अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाने हयात और खुसूसियात कलाम पर रोशनी डालिए, या नून मीम राशिद की सवाने हयात और खुसूसियात कलाम पर रोशनी डालिए। या तो आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखनी है या फिर नून मीम राशिद की लिखनी है, यानी एक तो आपको मुसन्निफ़ की सवाने हयात लिखनी होगी और एक आपको किसी शायर की सवाने हयात लिखनी होगी। दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको क्या करना है, उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में लिखना है। तो आपको सिर्फ ध्यान किसका रखना है कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, चैप्टर को, सबक को पढ़ने से पहले उनके मुसन्निफ़ के बारे में, उनके शायरों के बारे में जो भी मुख्तसर हालात ज़िंदगी आपको बताई जाती थी, वही आपको क्या करना है, जवाब में लिखना है। कम से कम 250 लफ्ज़ में, 250 अल्फाज में आपको अपनी बात को लिखना है। 1 से 2 पेज में आपको कम से कम अपनी बात लिखनी है, तभी आपको पूरे 4 नंबर आपको मिल पाएंगे। आपको बस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनना है और 1-2 बार सुनकर अगर आप किताब से भी 2-3 बार अगर पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, जहन से पढ़ोगे, समझदारी के साथ पढ़ोगे, तो आपको हर एक बात अच्छी तरह से याद हो जाएगी कि कौन सा शायर, कौन सा मुसन्निफ़ का असली नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई थी, कब उनकी वफ़ात हुई थी, कहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ उनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है। और उन्होंने कितनी कितनी तालीम हासिल की थी, कहाँ पर तालीम हासिल की थी, और उनकी शायरी मजमूए, उनके अफसाने के मजमूए, उनकी इंशाई के मजमूए कौन कौन से शाया हो चुके हैं और कौन कौन सी खुसूसियत उनमें रही है, कौन से ख़ास वाक़े उनके साथ जुड़े हैं, ये सब मैं सबक से पहले आपको बताया करता था। आपको वही बातें सुननी है, समझनी है और यहीं पर लिखनी है। सवाल सबसे आखिर वाला, मंदरजा झेल में से किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखिए, यानी आपको एक पर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। ताजमहल की सैर, तालीम की अहमियत और माहौल की आलूदगी, इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तीनों में से किसी एक पर मजमून लिखना है। मजमून लिखने का तरीका क्या है और मजमून किस तरह लिखे जाते हैं, मैं इसकी वीडियो अपलोड मैंने नहीं किए हैं। अगर एग्ज़ाम से पहले आ जाएं तो आप देख लीजिएगा, और एग्ज़ाम से पहले नहीं आ पाए तो आप ख़ुद तैयारी कीजिए और समझ कर उसका बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करें। निबंध के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, तालीम की अहमियत जो है, ये बेटर निबंध है, ये बेटर ऐसे है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। एक तालीम की अहमियत और तालीम नस्वा जो है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो आप इसको अगर अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। आप डायरेक्ट एक कंटिन्यू वाला निबंध लिखने से अच्छा है आप उसके पॉइंट्स बना कर लिखें, तो उम्मीद करता हूँ आपको उसके अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी PDF मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की, नहीं तो समझने के लिए आपके लिए वीडियो ही काफ़ी है। और जो भी चीज़ आपकी क्यूरीज रह गई हैं, तमाम असबाक आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं। आप वीडियोस को देखो, हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर को मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनको समझाने की मैंने क्या की है, कोशिश की है। आप उनको समझें और उम्मीद करता हूँ आपके बहुत ही अच्छे नंबर उनसे आएंगे, आप बहुत ही अच्छी चीज़ उनसे समझ पाओगे। और सबसे आखिर बात, अगर अब भी कोई क्यूरी, अभी कोई क्वेश्चन, कोई इस वीडियो से संबंधित, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में रह जाता है, तो आप बिलाशुबा बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, साथ ही खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।